ऐसे समय में जब यूक्रेन का एक डेलीगेशन यूएसए गया हो और आईसीसी मीन्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया हो और वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज इस खबर को एक प्रोपेगेंडे के रूप में ऐसे फैला रही थी जैसे पुतिन अपने अरेस्ट के डर से बचने के लिए रूस के किसी बंकर में छुप करके बैठे हों, जैसे वो रसिया का प्रेसिडेंट ना होकर के पाकिस्तान के आसिफ मुनीर हो। इस सारे प्रोपेगेंडे को तोड़ते हुए, वेस्टर्न के इस मिथ को तोड़ते हुए 23rd इंडो रसिया समिट को अटेंड करने के लिए जिस तरीके से पुतिन हमारे यहाँ आए, इंडिया आए हैं और पालम एयरपोर्ट पर सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक मैसेज है। इंडिया की तरफ से क्या मैसेज है? साफ-साफ यह कि जियोपॉलिटिक्स में भी हर देश की अपनी एक प्रेशर बर्दाश्त करने की क्षमता होती है और इंडिया अब यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और पहले ही दिन रशियन प्रेसिडेंट ने अमेरिका के हिपोक्रेसी को जिस बोल्डली तरीके से दुनिया के सामने रखा है, यूएसए की हिपोक्रेसी को, इस बात को लेकर के कि अगर इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल खरीदता है सस्ते दामों पर, अपनी इकोनॉमी के ग्रोथ को तेज करने के लिए, अपने देश के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो इंडिया इतना सेल्फिश है कि इस फायदे के लिए यूक्रेन के वार को फंड कर रहा है। और वहीं अमेरिका जब यूरेनियम खरीदता है रूस से ही, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो फंड नहीं कर रहा है रसिया यूक्रेन के वार को। हालाँकि इस बात को इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडिया को बोलना चाहिए था। लेकिन इस बात को पुतिन ने हमारे बिहाफ़ में बोल दिया और अमेरिका के दोगलेपन को दुनिया के सामने ला कर के रख दिया कि अगर कोई अ फ्यूल खरीदने से किसी वार को फंड कर रहा है, तो अगर इंडिया कर रहा है तुम्हारे हिसाब से, तो तुम भी कर रहे हो पूरे हमारे हिसाब से, इंडिया के हिसाब से। तुम खरीदना बंद कर दो यूरेनियम, क्यों खरीद रहे हो? तो ख़ैर ये तो इंटरेस्टिंग है, सारी की सारी चीज़ें। न्यूज़ में आप लोग देख ही रहे होंगे। एक सिविल सर्विसेज़ एस्पिरेंट होने के नाते हम लोग को कितना जानना चाहिए प्रेसिडेंट पुतिन के इस न्यू दिल्ली विज़िट को। तो उतनी ही बातें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। बाकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कैसा है, किस तरीके से वो जहाज़ लेकर के आए हैं, क्या है, ये तो न्यूज़ में इंटरेस्टिंग तौर पे आप लोगों को मिल ही जाएगी। तो आइए, हम लोग थोड़ा बात करते हैं अपने काम का, जो हमारी पढ़ाई-लिखाई के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। पहला, ये 23rd रसिया एनुअल समिट है, जो 4 से 5 दिसंबर को न्यू दिल्ली में होगा। अभी जो डेट है ना 4 टू 5 दिसंबर, इस बात को भी एपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट मानते हुए आप लोग नोट कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स में हो सकता है पूछ ले कि किस दिन को ये समिट हुआ था, ठीक? तो 4 से 5 दिसंबर। और जो 23rd इंडो रसिया एनुअल समिट है, इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2000 में, ठीक? इसका मतलब इसके 25 ईयर्स पूरे हुए, इसलिए भी ये समिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक ना? और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 2022 में जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद से रशियन प्रेसिडेंट का ये पहला इंडिया विजिट है। और वैसे समय में खास करके जब इंडिया पर यूएसए ने इतना लंबा चौड़ा पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर उस टैरिफ को बढ़ा करके 50% कर दिया और रसिया पर तो तमाम तरीके सैंक्शन लगा ही रखे हैं। ये विजिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक? तो यहाँ पर क्या-क्या हम लोग के काम का जो है कि प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बैकग्राउंड थोड़ा बहुत ये फैक्ट आप लोग को याद रख लेना है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी इंडो रसिया समिट की, जो 23rd इस सीरीज का ये 23rd मीटिंग होने वाला है, तो 23rd इंपॉर्टेंट है, 25 ईयर्स हो चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है और 4 टू 5 दिसंबर ये सबमिट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से। प्रीलिम्स के हिसाब से यहाँ पर कौन-कौन से मेजर डील हुए, वो इंपॉर्टेंट है। मेंस के हिसाब से भी डील और उसका कंक्लूजन क्या-क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक-एक करके देख लेते हैं। मैंने सारे न्यूज़ चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को देखने के बाद से कुछ चीज़ें आइडेंटिफ़ाई की है, उतनी ही जितनी आप लोग के लिए एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है, ठीक ना? उसमें पहला है रिलॉस एग्रीमेंट। रिलॉस एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसने वेस्टर्न कंट्रीज़ का नींद उड़ा रखा है। वो सो नहीं पा रहे इस एग्रीमेंट के कारण। इसका पूरा नाम क्या होता है? रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सिस्टम, ठीक ना? सपोर्ट सॉरी, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स। इसका मतलब सिंपल सा रिलोस का आप मतलब ये समझिए कि ये इतना बड़ा एक डील है, एग्रीमेंट है इंडो रसिया का। सिंपल सा एक लाइन में समझाऊँगा।
तकनीकी बातें बातें टेक्निकल इसमें बहुत सी होती हैं कि इंडिया अब रसिया के टेरिटरी का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, उसके पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है, अपने एयरक्राफ्ट्स के लिए, अपने वहाँ के एयरपोर्ट्स का, वहाँ का मतलब जितना भी एक लाइन में समझिए कि रसिया चाहे तो इंडिया के टेरिटरी का इस्तेमाल कर सकता है, इंडिया चाहे रसिया के टेरिटरी का इस्तेमाल कर सकता है। कितना बड़ा ये डील है कि अब इंडिया के जो नेवल शिप्स हैं, वो रसिया के किसी भी पोर्ट पर जाकर के रुक सकते हैं, अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर तैनात हो सकते हैं। हमारी एयरफोर्स रसिया के किसी भी डिफेंस सेटलमेंट में जाकर के वहाँ पर वहाँ के एयरपोर्ट्स को इस्तेमाल कर सकती है। सेम बेनिफिट्स इंडिया भी रसिया को देगा। तो सबसे पहले तो ये रिलॉस एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालाँकि ये फ़रवरी में ही प्रपोज़ हुआ था और जब पुतिन यहाँ पर हमारे यहाँ नई दिल्ली में अभी हैं, तब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने रसिया के प्राइम मिनिस्टर ने रसिया के लोअर हाउस से इसको रेक्टिफाई करवा लिया है रिलोस एग्रीमेंट को। तो पहला रिलोस एग्रीमेंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, ठीक? ये क्या है? थोड़ा-सा आप लोग को इसके बारे में जानना है। दूसरा, जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, हालाँकि इसको लास्ट में रखना चाहिए था लेकिन मैंने पहले रखा है। क्या है? रशियन न्यूज़ चैनल इन इंडिया। 8 बड़े डील हुए हैं इंडिया और रसिया के बीच में जो मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। होंगे, हो रहे हैं, हो जाएँगे, ठीक? उसमें एक जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि रसिया अपना पहली बार एक न्यूज़ चैनल इंडिया में खोलेगा और उसका नाम क्या है? टीवीआरटी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रीलिम्स के हिसाब से करंट अफेयर्स में ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना है। और ऐसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्यों मतलब एक न्यूज़ चैनल खोलने को इस तरीके से मैंने पहले नंबर पर क्यों रखा है? डिफेंस डील को मुझे पहले नंबर पर रखना चाहिए था, हालाँकि मैंने लास्ट में रखा है डिफेंस वाले को। वो इसलिए कि अभी तक आप रसिया-यूक्रेन वॉर को हम लोग जो भी देख रहे हैं, ये सब वेस्टर्न मीडिया दिखा रही है। मतलब उसमें रूस को एक विलेन के रूप में पेश किया जा रहा है कि पुतिन एक बहुत ही खूंखार इंसान है, ऐसा है जिसको बच्चों को यतीम बनाने में, मारने में बहुत मज़ा आता है। ये वॉर को सपोर्ट करता है। रसिया का क्या उसका दृष्टिकोण है, ये पूरी दुनिया नहीं जानती है। तो भारत के लोग अब रसिया के पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे। रसिया ये दिखाएगा कि किस तरीके से जानबूझ करके वेस्टर्न कंट्रीज ने, नाटो ने, खास करके यूएस ने रसिया को इस वॉर में ढकेला है, मजबूर किया है। क्यों? ताकि वे अपने वेपन्स को यूक्रेन को बेचता रहे, कहीं-कहीं वॉर चलता रहेगा, अमेरिका के हथियार बिकते रहेंगे, तो वो उनकी इकोनॉमी चलती रहेगी। तो अब वेस्ट के प्रोपेगेंडे को तोड़ने के लिए रसिया ने एक न्यूज़ चैनल इंडिया में खोलने का फैसला किया है और उसका नाम है आरटीवी, टीवीआरटी, ठीक ना? ये ध्यान में रखना है। दूसरा है शिफ्ट अवे फ्रॉम डॉलर ट्रेड। इतना बड़ा ये डील होने वाला है ना कि ट्रंप की तो नींद ही नहीं आ रही होगी इसको नींद। सोचिए, सिंपल सिंपल रसिया और इंडिया इस डील पर विचार कर रहे हैं कि रसिया और इंडिया के बीच में जो भी ट्रेड होगा, वो अब डॉलर वहाँ से बाहर। हम डॉलर में करेंगे नहीं, हम रूबल में करेंगे, जो रूस की करेंसी है, और रुपए में करेंगे, जो इंडिया की करेंसी है। अब सोचिए अगर गलती से इसमें चाइना शामिल हो गया, जो चाइना बोल ही रहा है, ठीक ना? इंडिया और रसिया बात कर ही रहे हैं, तो क्या इसका नतीजा होगा? इसका नतीजा ये होगा कि चाइना, इंडिया और रसिया ये मिल करके वर्ल्ड जीडीपी का 26 टू 27% कंट्रीब्यूट करते हैं। और ऐसे 3 कंट्रीज अगर इन्होंने डॉलर में ट्रेड करना छोड़ दिया, तो जहां 2-3% ही इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की डिमांड कम होने लगती है, तो अमेरिका की नींद उड़ जाती है। ये 26 से 27% होगा, डॉलर का क्या हाल होगा? ट्रंप सोच करके पागल हुए जा रहे होंगे, ठीक ना? तो दूसरी जो सबसे बड़ी डील होने वाली है, वो दोनों देश इस बात पर एग्रीमेंट है कि हम लोग जो अपना बायलैटरल ट्रेड करेंगे, वो हम लोग रुपये और रूबल में ही करेंगे और डॉलर को उठा करके बाहर फेंकते हैं। ध्यान में रखना है। थर्ड है एनर्जी सिक्योरिटी डील, ठीक? सबसे मजेदार है, इसी चीज को लेकर के यूएसए ने भारत पर पूरा टैरिफ का बोझ डाला हुआ है। क्या बोलता है यूएसए, क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि तुम मत खरीदो। अगर तुम रूस से ऑयल खरीद रहे हो, उसी पैसे से रसिया अपना यूक्रेन का वार लड़ रहा है। भारत ने बोला कोई बात नहीं, इस हिपोक्रेसी को, इस दोगलेपन को तुम रखो, पहले तुम अपना यूरेनियम खरीदना बंद करो, रसिया से फिर मैं सोचूंगा। मुझे अपने देश की, अपनी इकोनॉमी की, अपने लोगों की चिंता है। अगर मुझे सस्ते दाम पर कहीं से ऑयल मिल रहा है तो मैं खरीदूंगा, और सिर्फ खरीदूंगा नहीं, लॉन्ग टर्म अब एग्रीमेंट होने जा रहा है कि अगले 10-15 सालों तक
रसिया इंडिया को सस्ते दामों पर ही क्रूड ऑयल देगा और हम खरीदते रहेंगे, ठीक ना। इसके अलावा सिर्फ ऑयल की बात अब नहीं रह गई है, सिर्फ ऑयल की बात नहीं है। हमारे यहाँ कुंडनकुलम जैसे जो न्यूक्लियर प्लांट थे, उनके लिए एक छोटा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ये देने की भी बातचीत चल रही है, ठीक ना। मतलब ऑयल तो है ही, ऑयल तो खरीदते ही रहेंगे, लेकिन अब डिस्कशन चल रहा है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर। और अगर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाती है, तो आप समझिए इंडिया के बहुत से शहरों में, बहुत से एरियाज में हम अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हैं, मॉड्यूलर रिएक्टर। तो क्लीन एनर्जी भी प्रमोट होगी और हमारे देश में इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो तीसरा पॉइंट ये है कि सिर्फ ऑयल डील नहीं बोलना है, ये एनर्जी सिक्योरिटी डील है, ठीक। ऑयल तो चल ही रहा है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं और इसको लेकर के क्या डील हुई है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कनेक्टिविटी कॉरिडोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जो नॉर्थ आर्कटिक है वहां पर भारत को अपना एक्सेस चाहिए था। क्यों चाहिए था? ये हम लोग मतलब हर कंट्री को चाहिए कि जितना वो चारों तरफ से उसके पास कनेक्टिविटी का जरिया होगा उतना बेहतर होगा, ठीक। रसिया भी चाह रहा था भारत से करने के लिए, क्योंकि अभी रसिया की डिपेंडेंसी इस मामले में चाइना पर थोड़ी ज्यादा है। तो रशियन प्रेसिडेंट चाह रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं कि चेन्नई से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक एक हम मैरीटाइम कॉरिडोर बनाए। ये बनाना है हम लोग को। फिर उसके बाद से आईएनएसटीसी, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, उसको भी बनाने की बातचीत चल रही है। इससे क्या होगा? सोचिए, जो आईएनएसटीसी बनेगा, जो चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक ये कॉरिडोर बन रहा है, पूरा का पूरा नाटो ही, इसमें उसका कोई रोल ही नहीं है। कितनी आसान कनेक्टिविटी हो जाएगी इंडिया और रसिया के बीच में, और नॉर्थ सी से होते हुए आराम से इंडिया चाहे तो यूरोप भी पहुंच सकता है। तो जो मिडिल ईस्ट की भी हेजेमनी बनी हुई है कि हाँ नहीं, मलक्का से तुमको मलक्का बोल रहा हूँ कि हॉर्मुज से होकर के जाना ही है, ये सारी की सारी चीजें, ये तमाम चीजें दूर हो जाएंगी। तो एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर बन रहा है, और आप लोग के हिसाब से जो याद करने वाली चीज है वो है चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। ये नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन फर्टिलाइजर प्लांट इन रसिया। हमारे यहाँ यूरिया का, इंडिया क्या है, इंडिया तो एग्रीकल्चर का एक जाइंट कंट्री है, और हमारे यहाँ फर्टिलाइजर की खपत बहुत ज्यादा है। इंडिया अब रसिया में जाकर के फर्टिलाइजर बनाएगा, वहां पर अपने फर्टिलाइजर का प्लांट लगा रहा है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि फर्टिलाइजर बनाने में गैस का बहुत इस्तेमाल होता है, और गैस रसिया में सस्ता है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि फिर रसिया ही अपना प्लांट लगा ले और फिर रसिया से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन उसमें कुछ तकनीकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे चलकर। तो अभी बस इतना समझिए कि इंडिया अपना वहां पर फर्टिलाइजर का प्लांट खोल रहा है, खुल चुका है, ठीक ना। इससे हम लोग का क्या होगा, हमारे यहाँ जो फर्टिलाइजर का डिमांड है वो पूरा होगा, चीप दर पर, सस्ते दरों पर हम लोग को मिलेगा, ठीक ना। और लॉन्ग टर्म तक हमारे यहाँ जो फर्टिलाइजर की सप्लाई है उसकी एश्योरिटी हम लोगों को मिल जाएगी। फिर स्पेस कोऑपरेशन पर बातचीत चल रही है। आपको पता ही है कि रसिया स्पेस टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, ठीक। तो अब बात चल रही है नए रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर के। इसरो और रोसकॉस्मोस जो पैक्ट है, इस पर थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। तो सिंपल सा इतना समझिए कि इंडिया फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्पेस मिशन करने वाला है, जिसमें गगनयान जैसी चीजें हैं। इंडिया चाहता है कि हम भी अपना ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमन के साथ में हम अपना शिप भेजें, स्पेस शिप भेजें। तो यहाँ पर रसिया हम लोग को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो स्पेस कोऑपरेशन को लेकर के आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये एक डील हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद सर डिफेंस कोऑपरेशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको लेकर के पाकिस्तान, आसपास के जितने देश है, इंक्लूडिंग यूएसए, वेस्टर्न कंट्री, सबका सबका होश उड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने अपने हथियार निकाले और दुनिया को दिखा दिया कि ये देखो, हाँ, चीन का दिया हुआ J-17 फाइटर जेट हमारे यहाँ नहीं, हमारे सामने नहीं टिक पाया। अमेरिका का F-16 नहीं टिक पाया। और हम लोगों ने जिस शानदार तरीके से डिफेंस किया पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जो जिसको सपोर्ट मिल रहा था चाइना से और वेस्टर्न कंट्रीज से, वो तो S-400 ही था। अब बातचीत चल रही है डिफेंस में कि S-400 को हम लोग अपग्रेड करेंगे, और S-500 लेने पर भी डिस्कशन चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनके भी मॉडर्नाइजेशन की बातचीत चल रही है। Su-57 नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट है, बहुत एडवांस है, सबसे एडवांस मान के चलिए।
उसके डील पर बातचीत चल रही है। इसके बाद से नेवल कोऑपरेशन पर भी रसिया और इंडिया के बीच में बातचीत चल रही है। तो ये है मेजर डील्स, 8 डील्स हुई हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आपके पास जानकारी होनी चाहिए। बाकी एक लंबा चौड़ा क्लास में लूंगा कभी बाद में फिर, ठीक, जहां पर हम इंडो रसिया और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक बड़े सिनेरियो में देखेंगे। आईआर में ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, एक चीज है कि अगर पूछ लिया जाता है ना कि ये तो मैंने बता दिया कि 8 डील हुए, अब आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि इसको लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज टेंशन में क्यों है, क्यों टेंस हो जाती है, तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, सिर्फ डील पढ़ लिया था, उसको लेकर के कोई टेंशन में क्यों आएगा। तो जितने डील आपने पढ़े हैं वही से एक एक पॉइंट आप लोगों को डेराइव करना है, ठीक ना। कि यूएसए के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, नॉन डॉलर ट्रेड चैलेंज। अगर 26 to 27% डॉलर ग्लोबल इकोनॉमी से, वर्ल्ड इकोनॉमी से बाहर हो गया, औंधे मुंह गिर जाएगी यूएसए की इकोनॉमी। तो पहला जो वेस्ट टेंशन में उसका कारण ये है। फिर रसिया ब्रेकिंग आइसोलेशन, नेटो, यूएसए के नेतृत्व में लीडरशिप में पूरे की पूरी नेटो और यूरोपियन कंट्रीज क्या कोशिश कर रही थी कि हम रसिया को तोड़ करके अलग थलग छोड़ देंगे। उनके इंडिया आने से और इंडिया के इस तरीके से मिलने से, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम लोग और बहुत ही मजबूत इकोनॉमी है, तो उनका जो मिशन था रसिया को अकेले आइसोलेट कर देने का, वो खत्म हो गया। इससे वो टेंशन में है। उनको लग रहा था कि इस धीरे धीरे करते करते रसिया की इकोनॉमी क्या होगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया लंबे समय तक ऑयल खरीदने का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर रहा है, जिस तरीके का डिफेंस डील चल रहा है, उससे क्या होगा, उससे रशियन इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा। जो वेस्ट का सपना था कि रशियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, रशियन इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करेगी भारत के सपोर्ट से। फिर जो डिफेंस कॉपरेशन का कंसर्न है, सेम चीज, पूरा का पूरा वेस्ट इंक्लूडिंग फ्रांस, यूएसए, सब इस बात के फिराक में थे कि यार हमसे भी हथियार ले लो, हमारे पास भी एफ सीरीज है। फ्रांस बोल रहा है कि हमारे पास राफेल सीरीज है। और अमेरिका में, यूरोप में जो वेपन्स लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर भारत ये सारा का सारा डील करेगा रसिया से, तो उनको तो खाली कटोरा मिल जाएगा, रशियन इकोनॉमी मजबूत होगी और उनकी इकोनॉमी कमजोर होगी। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, इंडिया को सिंपली वो करना चाहिए जो इंडिया के फेवर में है। और अभी जो हमारी सरकार है, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो सिंपल वही काम कर रही है जो इंडिया के फेवर में है। जहां से हमको सस्ता तेल मिलेगा हम खरीद लेंगे, तुम दो हम तुमसे खरीद लेंगे, यूएसए से मैं बोल रहा हूँ। तुम सस्ता हथियार दो, अच्छी टेक्नोलॉजी वाला, हम रसिया से नहीं लेंगे, तुमसे ले लेंगे। लेकिन जो पहले चलता था एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर वाला कि मैं हूं लीडर, यूएसए जैसा बोलता था कि जो मैं बोल रहा हूं मेरे पीछे पीछे सारे देश वही बोलेंगे, कहां से खरीदना है, कहां बेचना है, सारा का सारा ये स्ट्रेटजी मैं बनाऊंगा, मैं डिसीजन लूंगा और सबको फॉलो करना है। इंडिया ने साफ साफ बोल दिया नहीं करेंगे फॉलो, ठीक है। फिर वही है, इंडिया रसिया चाइना का अगर एक्सेस बन गया, तो आप समझिए कि यूएसए का जो हेजेमनी है, वेस्ट का जो हेजेमनी है, खास करके यूएसए का, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़े, अगर रसिया, रिक जिसको हम लोग बोलते हैं, रसिया, इंडिया और चाइना, अगर ये एक्सिस बन गया, तो ना तो यूएसए की इकोनॉमी टिक पाएगी और ना ही उनका डिफेंस लॉबी टिक पाएगा, ठीक है। और फिर एनर्जी रीअलाइनमेंट, सेम चीज वही है कि लॉन्ग टर्म ऑयल और न्यूक्लियर एनर्जी का अगर डील हो जाता है रसिया और यूएसए के, सॉरी, रसिया और इंडिया के बीच में, तो जो मिडिल ईस्ट पर, जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज यूएसए का बात सुनती हैं, और हमको मजबूरी में उनकी बात इसलिए सुननी पड़ती है कि हम वहां से बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी उन पर है, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज पर है, और इनडायरेक्टली वो यूएसए से कंट्रोल हो रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने एनर्जी रीअलाइनमेंट कर लिया और रसिया इसमें हमारा बड़ा एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बन गया, तो पूरी तरीके से हमारी ये वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो इन सब चीजों को लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज जो है बहुत टेंशन में है। उसके बाद से जो सबसे ज्यादा टेंशन में होती है आजकल, वो होती है मीडिया, चाहे हमारे कंट्री की हो, रसिया की हो या वेस्ट की हो। तो अब वहां के वेस्टर्न मीडिया को इस बात का बहुत ज्यादा टेंशन है कि इंडिया में बहुत ज्यादा व्यूअर्स है न्यूज चैनल्स के, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वहां पर, और वहां पर अभी तक हम अपना वेस्टर्न चैनल्स के माध्यम से प्रोपेगेंडा दिखा रहे थे। अब रसिया अगर अपना चैनल खोल देगा तो वेस्ट का असली चेहरा दिखा देगा, तो वहां पर जो इंडिया में उनका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर के मीडिया भी वहां की परेशान है। तो यही तमाम बातें हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। और 1-2 दिन बाद, एक बार जब पूरा इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से
जब पूरी डील की बातचीत आ जाएगी कि लगभग 25-30 पॉइंट पे डील होना था, वो सारी की सारी जब चीज़ें आ जाएँगी, जो-जो चीज़ें फाइनल हो जाएँगी, तो आगे फिर मैं इस पर आप लोगों के साथ बातचीत करूँगा।